नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रस्तुत है श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक उपन्यास दत्ता। आज मैं आपको इसका भाग 17 सुनाऊंगी। वाचन शुरू करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह मेरा एक ही अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। कागज के एक टुकड़े पर नरेंद्र ने अपने नाम के साथ साथ अपना विलायती डॉक्टरी खिताब जोड़कर भीतर भेज दिया। उसे पढ़कर दयाल बाबू बहुत ही घबरा उठे। इतना बड़ा डॉक्टर पैदल चलकर उसे देखने आया है। यह उन्हें अपनी अशोभनीय ढिठाई और अपराध सा लगा। वे यह नहीं सोच सके कि इस डॉक्टर को ही वंचित करके जब वे स्वतः इस मकान में रह रहे हैं, तब इस लज्जा के कारण किस प्रकार उसे अपना मुंह दिखाएं। क्षण भर के बाद ही एक गौरवर्ण दीर्घकाय छरहरा युवक जब उनके कमरे में आ पहुंचा, तब वे मुग्ध नेत्रों से अवाक होकर ताकते रह गए। उन्हें ऐसा लगा कि मुझे व्याधि चाहे जो हो और चाहे जितनी बड़ी हो, अब डर नहीं है, इस बार मैं बच गया। यह आश्वासन पाकर कि वास्तव में रोग बहुत मामूली है, चिंता का कोई भी कारण नहीं है, वे उठकर बैठ गए। यहाँ तक कि डॉक्टर साहब को रेलगाड़ी में बिठा लाने के लिए स्टेशन तक साथ जाना संभव होगा या नहीं, यह भी सोचने लगे। विजया खुद चारपाई पर पड़ी है, फिर भी उन्हें भूली नहीं। उसने ही अनुरोध करके इन्हें भेज दिया है। यह सुनकर कृतज्ञता और आनंद से दयाल की आंखें छलछला आईं। देखते देखते इस नए चिकित्सक और पुराने आचार्य में बातचीत का रंग जम गया। नरेंद्र के चित्त में आज बहुत ग्लानि जमा हो उठी थी, किंतु वृद्ध के संतोष, उनकी सहृदयता और अंतःस्थल की पवित्रता के संपर्क से वह आधे के लगभग धुल गई। बातों बातों में उसने समझा, यद्यपि इस व्यक्ति का धर्म संबंधी पठन पाठन अत्यंत ही अल्प है, किंतु धर्म वस्तु को वृद्ध प्राण भरकर प्रेम करता है और इस अकृत्रिम प्रेम ने ही मानो धर्म की सत्य दिशा के प्रति उसकी आंखों की दृष्टि को असाधारण रूप से स्वच्छ कर दिया है। किसी भी धर्म के विरुद्ध उनकी कोई शिकायत नहीं है, और यदि मनुष्य विशुद्ध है तो सभी धर्म उसे विशुद्ध वस्तु दे सकते हैं। यही वे अकपट रूप से विश्वास करते हैं। यदि उनका इस प्रकार का असांप्रदायिक मतवाद विलास बिहारी के कानों तक पहुंच जाता, तो उनका आचार्य पद बहाल रहता या नहीं, इस विषय में घोर संदेह है। लेकिन वृद्ध की शांत, सरल और विद्वेषलेशहीन बात सुनकर नरेंद्र मुग्ध हो गया। रास बिहारी और विलास बिहारी का भी उन्होंने बहुत गुणगान किया। वे जिसकी भी बात करते, उसी के संबंध में कहते कि वैसा साधु पुरुष जगत में उन्होंने दूसरा देखा ही नहीं। वृद्ध की मनुष्य पहचानने की यह अद्भुत शक्ति देखकर नरेंद्र मन ही मन खूब हंसा। अंत में विलास के प्रसंग में ही उन्होंने बहुत ही परितृप्ति के साथ कहा कि अगले वैशाख में ब्याह है और विजया की अभिलाषा है कि उस समय आचार्य पद मैं ही ग्रहण करूं। और इस प्रकार की सम्मति प्रकाशित करने में भी वे विरत नहीं हुए कि यह विवाह ही ब्राह्म समाज में विवाह का यथार्थ आदर्श होगा। लेकिन यदि वृद्ध सौभाग्य और आनंद की अधिकता से स्वतः इतने अधिक विवल न उठते, तो अत्यंत सुगमता से देख पाते कि यह अंतिम चर्चा किस प्रकार उनके श्रोता के मुंह पर स्याही पोत रही है। स्नान आहार के लिए वे नरेंद्र को अत्यंत आग्रह करके भी किसी प्रकार राजी नहीं कर सके। लगभग 1.5 घंटे के बाद नरेंद्र जब यथार्थ श्रद्धा के साथ नमस्कार करके बाहर निकल गया, तब उसे यह समझना बाकी न रहा कि उसके कहां पर व्यथा है, क्यों उसका सारा मन विवल विपर्यस्त है, क्यों यह सारा संसार उसके लिए इस प्रकार तिक्त और बेस्वाद हो गया है। नदी पार होते ही बाईं ओर बहुत दूर जमींदार भवन के शिखर पर नजर पड़ जाने से उसकी दोनों आंखें फिर जल उठी। वह मुंह फिराकर सीधे मैदान के मार्ग से रेलवे स्टेशन की ओर तेजी से चलने लगा। आज अकस्मात इतना बड़ा आघात न लगता तो वह शायद इतनी जल्दी अपने मन को पहचान ही नहीं सकता। इतने दिनों तक वह जानता था कि इस जीवन में उसके हृदय ने केवल विज्ञान को ही चाहा है। वहां किसी काल में और किसी वस्तु को जगह नहीं मिलेगी, इस बात पर वह निसंशय विश्वास करता था। इसीलिए जगत की ओर दूसरी सब कामना की वस्तुएं उसके निकट एकदम तुच्छ हो गई थीं। किंतु आज चोट खाकर जब मालूम हुआ कि उसके हृदय ने अनजाने में एक और वस्तु को उतने ही एकांत भाव से प्रेम किया है, तब वह केवल व्यथा और विस्मय से नहीं चौंक उठा, बल्कि अपने निकट खुद ही मानो अत्यंत छोटा हो गया। आज किसी बात का यथार्थ अर्थ समझने में उसे रुकावट नहीं हुई।
विजया का सारा आचरण उसकी बातचीत ही मानो छिपा हुआ उपहास था, और यह कल्पना करके तो उसका सर्वांग लज्जा के मारे बार बार सिहर उठने लगा कि इसी बात को लेकर विलास के साथ न जाने वह कितनी हंसी है। अभी उस दिन की ही तो बात है कि जब उसने उसका सर्वस्व छीनकर बाहर निकाल देने में भी रत्ती भर संकोच न किया था। उसके ही पास दीनता दिखाकर अपना अंतिम संबल तक बेचने जाने की चरम दुर्मति उसमें किस महापाप से उत्पन्न हुई थी। अपने को हजार बार धिक्कार देकर वह बार बार यही कहने लगा, यह मेरे लिए ठीक ही हुआ। जो लज्जाहीन उस निष्ठुर रमणी की एक मामूली सी बात से अपना सब कामकाज छोड़कर इतनी दूर दौड़कर आ सकता है, उसके लिए उपयुक्त ही यह दंड हुआ है। अच्छा किया जो विलास ने मेरा अपमान करके मकान से बाहर निकाल दिया। स्टेशन पहुंचकर उसने देखा जो माइक्रोस्कोप इतने दुख की जड़ है, कालीपद उसे ही लिए खड़ा है। नरेंद्र ने तीखे स्वर से कहा, क्यों क्यों? सो कालीपद जानता नहीं था, लेकिन चीज डॉक्टर बाबू की है, और इसे ही लक्ष्य करके जो अनेक अप्रिय घटनाएं घट चुकी थीं, सामने और भीतर से वे सब कालीपद से छिपी नहीं थीं। इसलिए उसने गांठ की बुद्धि खर्च करके कुछ हंसमुख होकर कहा, आपने वापस जो मांगा था? नरेंद्र ने मन ही मन अधिक क्रुद्ध होकर कहा, नहीं, मैंने नहीं मांगा। मेरे पास देने के लिए रुपए नहीं हैं। कालीपद ने समझा यह रूठ जाने की बात है। वह बहुत दिनों का नौकर था। रुपए पैसे के संबंध में विजया के मन के भाव और उसके आचरण के बहुत से दृष्टांत उसने अपनी आंखों से देखे थे। अपने ज्ञान को और थोड़ा सा फैलाकर, थोड़ा सा हंसकर, थोड़ी सी उपेक्षा के भाव से वह बोला, बड़ी भारी कीमत है ना? मांझी के लिए 200-400 रुपए भी कोई रुपए हैं? ले जाइए आप। जब रुपयों का प्रबंध हो जाए तब भेज दीजिएगा। रुपयों के संबंध में उसके प्रति विजया के इस अयाचित विश्वास से नरेंद्र का क्रोध कुछ नरम जरूर हुआ, फिर भी वह अपने कंठ स्वर का तीखापन दूर नहीं कर सका। इसी से उसने जेब से 200 रुपए के बदले में 400 रुपए देने में असमर्थता प्रकट करके कहा, नहीं नहीं, तू लौटा ले जा कालीपद, मुझे जरूरत नहीं है। मैं 200 रुपए के बदले 400 नहीं दे सकूंगा। तब कालीपद अनुनय के स्वर में बोल उठा, नहीं डॉक्टर बाबू, सो नहीं होगा। आप साथ ले जाइए, मैं गाड़ी में रखकर ही जाऊंगा। इस वस्तु के संबंध में उसकी खुद की एक खास गरज थी। विलास को वह फूटी आंखों नहीं देख सकता था। उसके प्रति विद्वेष होने के कारण ही नरेंद्र के प्रति उसे एक प्रकार की सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी। इसलिए दरबान के द्वारा भेज देने का हुक्म होने पर भी कालीपद खुद याचना करके यह भारी बक्सा लाद लाया था। नरेंद्र इधर उधर कर रहा है, यह कल्पना करके वह और भी कुछ नजदीक जाकर गला साफ करके बोला, आप ले जाइए डॉक्टर साहब, माजी अच्छी होने पर चाहे तो आपसे कीमत भी न लेंगी। यह इशारा सुनकर नरेंद्र आग बबूला हो उठा। ठीक है, उसने बुलाया और विलास ने अपमान किया, जान पड़ता है यह भी उसी की कृपा का पुरस्कार है। लेकिन प्लेटफॉर्म के ऊपर और भी मनुष्य थे, इसलिए कालीपद की यह अलफ टल गई। नरेंद्र ने किसी प्रकार अपने को संभाल लिया। उसने सिर्फ बाहर के रास्ते की तरफ इशारा करके कहा, चले जाओ मेरी आंखों के सामने से, और वह मुंह फिराकर एक तरफ चल दिया। कालीपद काठ की तरह हतबुद्धि और विवल होकर खड़ा रह गया। मामला आखिर क्या हुआ वह समझ ही न सका। लगभग 15 मिनट के बाद गाड़ी आने पर नरेंद्र जब उसमें बैठ गया, तब कालीपद ने धीरे धीरे फर्स्ट क्लास कमरे की खिड़की के नजदीक जाकर पुकारा, डॉक्टर साहब। नरेंद्र दूसरी तरफ देख रहा था। मुंह फिराते ही उसकी आंखें कालीपद के मलिन मुंह पर जा पड़ी। नौकर से निरर्थक कड़ा व्यवहार करके वह मन ही मन कुछ पछताया था, इसलिए थोड़ा सा हंसकर सदैव कंठ से बोला, अब क्यों आया है रे? वह एक कागज का टुकड़ा और पेंसिल निकालकर बोला, आप यदि अपना पता, मेरा पता लेकर क्या करेगा रे? मैं कुछ नहीं करूंगा, माजी ने कहा था। माजी के नाम से इस बार नरेंद्र अपने आपे में नहीं रहा। अकस्मात वह जोर से डांट कर बोल उठा, दूर हो जा सामने से, पाजी बदमाश कहीं का। कालीपद चौंक कर 2 पग पीछे हट गया और उसके दूसरे ही क्षण गाड़ी सीटी बजाकर चल दी। लौटकर जब वह ऊपर कमरे में पहुंचा, तब विजया खाट की बाजू में सिर रखे आंखें मूंदे टिकी बैठी थी। पैरों की आहट से उसके आंखें खोलते ही कालीपद ने कहा, लौटा दिया, लिया नहीं। विजया की दृष्टि में वेदना अथवा विस्मय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। कालीपद हाथ का कागज और पेंसिल टेबल पर रखकर बोला, बाबा रे, क्या गुस्सा है?
ठिकाना पूछने पर बिगड़कर मारने दौड़े। इसके उत्तर में भी विजया ने बात नहीं की। सारे रास्ते कालीपद अपने आप ही घोंकता हुआ आया था कि मालिक के आग्रह के उत्तर में वह क्या बोलेगा, लेकिन उस तरफ से लेश मात्र उत्साह न पाकर उसने आंखें उठाकर देखा। विजया की दृष्टि वैसी ही निर्विकार, वैसी ही शून्य है। सहसा उसके मन में आया कि जानबूझकर ही विजया ने वह फिजूल काम उसे सौंपा था। इसी से वह अप्रतिभ भाव से कुछ क्षण चुपचाप खड़े रहकर धीरे धीरे बाहर चला गया। यद्यपि 5-6 दिन में विजया का रोग चला गया, लेकिन शरीर ठीक होने में देर होने लगी। विलास ने अच्छे डॉक्टर के द्वारा बलकारक औषधि और पथ्य का प्रबंध करने में त्रुटि नहीं की, लेकिन दुर्बलता प्रतिदिन बढ़ती ही जाने लगी। इस ओर फागुन समाप्त होने को आया, बीच में सिर्फ चैत का महीना बाकी रह गया। रासबिहारी का संकल्प था कि वैशाख के पहले हफ्ते में ही लड़के का विवाह कर देंगे, लेकिन यह देखकर कि पात्र तो दिन दिन कांतिमान और परिपुष्ट हो रहा है और कन्या मलिन और दुबली होती जा रही है, रासबिहारी प्रतिदिन एक बार आकर व्याकुलता व्यक्त कर जाने लगे। प्रयत्न में किसी ओर से रत्ती भर भी त्रुटि नहीं हो रही है, फिर भी यह क्या हो रहा है? उस माइक्रोस्कोप के संबंध की घटना बाहर से न जाने किस प्रकार कुछ अतिरंजित होकर पिता पुत्र के कानों तक पहुंच गई। सुनकर लड़का जितना ही उछलने कूदने लगा, बाप उतना ही उसे ठंडा करने लगा। अंत में उन्होंने लड़के को विशेष रूप से सतर्क कर दिया कि ये सब छोटी मोटी बातें लेकर उधम मचाते फिरना केवल निष्प्रयोजन ही नहीं है। विजया की बीमारी की देह पर इससे कुछ हित के विपरीत हो जाना भी असंभव नहीं। विलास पृथ्वी के और चाहे जितने व्यक्तियों को तुच्छ या उपेक्षणीय माने, पिता की पक्की बुद्धि की वह मन ही मन कदर करता था, क्योंकि ऐहिक कामों में उस बुद्धि की श्रेष्ठता की इतनी नजीरें मौजूद थीं कि उसकी प्रामाणिकता के संबंध में संदेह करना एक प्रकार से असंभव था। इसलिए इसे लेकर उसके हृदय के भीतर चाहे जितना विष संग्रह हो उठा हो, खुले तौर से विरोध करने का साहस उसने नहीं किया। लेकिन उससे अब और नहीं सहा गया। एक दिन सहसा एक बहुत ही तुच्छ कारण से वह कालीपदी को ले बैठा। पहले तो मारने दौड़ा और अंत में उसने गुमाश्ता को वेतन चुका देने की आज्ञा देकर उसे डिसमिस कर दिया। चिकित्सक ने विजया के लिए सवेरे शाम थोड़ा सा घूमने फिरने की व्यवस्था की थी। उस दिन सवेरे वह नदी के किनारे थोड़ा सा घूम फिर कर लौटी ही थी कि कालीपद अश्रु विकृत स्वर में बोला, माँ जी, छोटे बाबू ने जवाब दे दिया है। विजया ने आश्चर्य में पड़कर पूछा, क्यों? कालीपद रो पड़ा और बोला, मालिक स्वर्ग चले गए, उनसे कभी गाली नहीं खाई माँ जी, लेकिन आज, कहकर वह बार बार आंखें पोंछने लगा। उसके बाद रोना बंद करके उसने जो कुछ कहा उसका मर्म यह है, यद्यपि उसने कोई अपराध नहीं किया है, तिस पर भी छोटे बाबू उसे फूटी आंखों नहीं देख सकते। डॉक्टर बाबू के पास वह बॉक्स देने जाने की बात मैंने खुद क्यों उन्हें नहीं बताई, क्यों मैं उन्हें घर बुला लाया, इत्यादि इत्यादि। विजया कुर्सी पर बहुत कड़ी होकर बैठी रही। बहुत देर तक उसने एक बात भी नहीं कही। बाद को पूछा, वे कहाँ हैं? कालीपद बोला, कचहरी में बैठे कागज देख रहे हैं। विजया ने क्षण भर इधर उधर करके कहा, अच्छा, जरूरत नहीं, अभी तू जा, काम कर। और वह खुद भी चली गई। लगभग 1 घंटे के बाद उसने खिड़की से देखा कि विलास कचहरी से निकलकर घर चला गया। उसने समझ लिया कि क्यों आज वह खबर लेने के लिए इस ओर नहीं आया। दयाल आरोग्य होकर फिर नियमित रूप से अपने काम पर आने लगे थे। शाम के पहले मकान लौटते समय किसी किसी दिन विजया उनके साथ हो लेती थी और बात करते करते कुछ दूर तक पहुंचाकर फिर लौट आती थी। नरेंद्र के प्रति दयाल का अंतःकरण आदर से, कृतज्ञता से एकदम भर गया था। बीमारी की बात उठने पर वृद्ध इस नए चिकित्सक की उच्छ्वसित प्रशंसा से सहस्त्रमुख हो उठते थे। विजया चुप रहकर सुनती रहती, लेकिन किसी तरह का आग्रह न दिखाती। इसलिए दयाल मुंह खोलकर कुछ नहीं कह सकते थे कि उनकी एकांत इच्छा है कि उन्हें बुलाकर विजया की बीमारी की बात पूछी जाए। भीतर का रहस्य उस समय तक भी उन्हें बिल्कुल ज्ञात न था। इसलिए विजया की मौन उपेक्षा से वे मन ही मन कष्ट अनुभव करते थे और हजार तरह के इशारों द्वारा बताना चाहते थे कि वह लड़का जरूर है, लेकिन जो सब ख्यातनामा विज्ञ चिकित्सक तुम्हारी व्यर्थ चिकित्सा करके रुपए और समय नष्ट कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा बहुत अधिक बुद्धिमान है, यह मैं शपथ पूर्वक कह सकता हूँ। लेकिन उस गुप्त रहस्य का आभास पाने में उन्हें अधिक दिन नहीं लगे।
5-6 दिन के बाद ही एक दिन सहसा वे विजया के कमरे में आकर बोले, कालीपत को अब मैं मकान में रख नहीं सकता बेटी। विजया को यह संदेह पहले से था, फिर भी उसने पूछा, क्यों? दयाल ने कहा, जिसे तुम मकान में नहीं रख सकी उसे मैं किस साहस से रखूं, बताओ तो भला बेटी। विजया ने मन ही मन अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, लेकिन वह भी तो मेरा मकान है। दयाल लज्जित होकर बोले, सो तो जरूर है, हम सभी तो तुम्हारे आश्रित हैं बेटी, लेकिन। विजया ने पूछा, उन्होंने क्या आपको रखने से मना किया है? दयाल चुप रहे। विजया ने बात समझ लेने पर कहा, तो फिर कालीपत को मेरे ही पास भेज दीजिए। वह हमारे बापू का नौकर है, उसे मैं विदा नहीं कर सकती। दयाल ने क्षण भर मौन रहकर संकोच के साथ कहा, काम अच्छा नहीं होगा बेटी, उनकी अवहेलना करना भी तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। विजया सोचकर बोली, तो फिर आप क्या करने को कहते हैं? दयाल ने कहा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा, कालीपत खुद ही घर जाना चाहता है। मैं कहता हूं कुछ दिनों के लिए वह चला ही क्यों न जाए। विजया अनेक क्षण मौन रहकर एक लंबी सांस छोड़कर बोली, तो फिर चला जाए, लेकिन जाने से पहले एक बार यहाँ भेज दीजिएगा। लंबी सांस की आवाज से चकित होकर वृद्ध ने मुंह उठाते ही देखा कि तरुणी के मलिन मुंह पर एक गहरी घृणा अंकित हो रही है। वे स्तंभित हो रहे, पर उस दिन इस संबंध में और कोई बात कहने का साहस उन्हें नहीं हुआ। उसके बाद 4-5 दिन तक दयाल फिर नहीं दिखाई पड़े। विजया ने कचहरी में पता लगाकर जाना कि वे काम पर नहीं आते। इससे उद्विग्न होकर जब वह सोच रही थी कि आदमी भेजकर पता लगाना आवश्यक है अथवा नहीं, उसने दरवाजे के बाहर उनका खांसना सुना। वह आनंद पूर्वक उठ खड़ी हुई और उसने उन्हें आदर पूर्वक कमरे में लाकर बिठाया। दयाल की स्त्री सदा बीमार रहती हैं। सहसा उनकी बीमारी बढ़ जाने के कारण वे बाहर नहीं निकल सके थे। उन्हें खुद ही रसोई बनानी पड़ती थी। उनके निरुद्वेग मुंह की चेष्टा से विजया ने यह तो समझ लिया कि विशेष कोई डर नहीं है, तथापि प्रश्न किया, अब वे कैसी हैं? दयाल बोले, आज अच्छी हैं। नरेंद्र बाबू को चिट्ठी लिखी थी, वे कल तीसरे पहर आकर दवाई दे गए हैं। कैसी अद्भुत चिकित्सा है बेटी, 24 घंटे के भीतर रही बीमारी मानो 12 आने आरोग्य हो गई है। विजया होठ दबाकर हंसी और बोली, अच्छी क्यों ना होगी, आप सबका क्या साधारण विश्वास है उन पर। दयाल बोले, यह सच है, लेकिन विश्वास तो यूं ही नहीं हो जाता बेटी, हमने परीक्षा करके देख लिया है ना। ऐसा लगता है कि घर में पैर रखते ही मानो सब ठीक हो जाएगा। जरूर हो जाएगा, कहकर विजया फिर मुस्कुरा दी। इस बार दयाल ने खुद ही थोड़ा सा हंसकर कहा, वे केवल उसकी ही चिकित्सा नहीं कर गए हैं बेटी, और भी एक व्यक्ति की व्यवस्था कर गए हैं। उन्होंने एक कागज टेबल के ऊपर खोल कर रख दिया। वह एक प्रिस्क्रिप्शन था। ऊपर विजया का नाम लिखा था। लिखावट पर आंख पड़ते ही वे थोड़े से अक्षर मानो आनंद के बाण बनकर विजया के हृदय में आ लगे। एक पल के लिए उसका सारा मुंह लाल होकर फिर एकदम राख के समान फीका पड़ गया। वृद्ध अपनी सफलता के आनंद से ऐसे विभोर हो गए थे कि उन्होंने उस ओर देखा तक नहीं। वे बोले, तुम्हें उपेक्षा न करने दूंगा बेटी, तुम्हें इस औषधि की परीक्षा करके देखना होगा। विजया ने अपने को संभाल कर कहा, लेकिन यह अंधेरे में ढेला फेंकना है। वृद्ध ने गर्व से प्रदीप्त होकर कहा, यह तुम क्या कहती हो? इन्हें क्या तुमने अपने नेटिव डॉक्टरों जैसा समझ लिया है बेटी, जो दक्षिणा देते ही व्यवस्था लिख देते हैं? ये तो विलायत से पास करके आए हुए बड़े भारी डॉक्टर हैं। रोगी को अपनी आंखों से देखे बिना ये कुछ भी नहीं बतलाते। इन्हें अपनी जिम्मेदारी का क्या साधारण ज्ञान है बेटी? विजया ने अकृत्रिम विस्मय से दोनों आंखें फैलाकर कहा, अपनी आंखों से देखकर? कैसे? किसने कहा वे मुझे देख गए हैं? सिर्फ उन्होंने आपके मुंह की बात सुनकर ही तो यह औषधि लिख दी है। दयाल बार बार सिर हिलाते हुए कहने लगे, नहीं 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 नहीं, कदापि नहीं। कल जब तुम बगीचे की रेलिंग पकड़कर खड़ी थीं, तब ठीक तुम्हारे सामने के मार्ग से ही वे पैदल चलकर गए थे और तुम्हें अच्छी तरह देख गए थे। जान पड़ता है तुम उस समय दुचित्ती थी, इसलिए। विजया ने सहसा चौंक कर कहा, उनकी साहबी पोशाक थी क्या? सिर पर हैट था? दयाल कौतुक की प्रबलता में हा हा करके हंसते हुए कहने लगे, कौन कह सकता था कि वे असल साहब नहीं हैं? कौन कह सकता था कि वे हमारे स्वजातीय बंगाली हैं? मैं खुद भी तो सहसा चौंक पड़ा था बेटी। सामने से होकर गए, ठीक आंखों के आगे से गए।
उसे देखते देखते गए, फिर भी एक बार से अधिक उनकी ओर देखा तक नहीं, बल्कि यह सोचकर कि पुलिस का कोई अंग्रेज कर्मचारी होगा, उसने अवज्ञा से आंखें नीची कर लीं। वृद्ध को इसका कोई पता ही न चला कि विजया के हृदय में कैसा तूफान उठ खड़ा हुआ है। वे अपने आप ही कहते चले गए, बीच में सिर्फ चैत का महीना पड़ा हुआ है, वैशाख के पहले अथवा अधिक से अधिक दूसरे हफ्ते में ही तो विवाह है। मैंने कहा, बिटिया का शरीर अच्छा नहीं हो रहा है डॉक्टर बाबू, कोई ऐसी औषधि दीजिए जिससे। उनके मुंह की बात यहीं पर असमाप्त रह गई। इस प्रकार अकस्मात रुक जाने से विजया ने मुंह उठाकर उनकी दृष्टि का अनुसरण करते ही देखा विलास कमरे में आ रहा है। कमरे में प्रवेश करते ही उसने अनुभव किया कि जो आलोचना चल रही थी उसके आ जाने से बंद हो गई है। इससे विलास के नेत्र और मुंह क्रोध से काले हो उठे, लेकिन अपने को यथाशक्ति संभाल कर वह निकट आकर एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। ठीक सामने ही प्रिस्क्रिप्शन पड़ा था। दृष्टि पड़ते ही उसने उसे टेबल के ऊपर से उठा लिया और शुरू से आखिर तक 3-4 बार पढ़कर फिर यथास्थान रख देने के बाद कहा, डॉक्टर नरेंद्र का प्रिस्क्रिप्शन जान पड़ता है। यह आया किस तरह? शायद डाक से। किसी ने भी इस बात का उत्तर नहीं दिया। विजया मुंह फिराकर खिड़की के बाहर देखने लगी। विलास ईर्ष्या से हंसता हुआ जरा हंसकर बोला, डॉक्टर तो बस नरेंद्र डॉक्टर हैं, इसी से जान पड़ता है इनसे कोई दवा पी ही नहीं जाती। शीशी की दवा शीशी में ही सड़ती रहती है और उसके बाद फेंक दी जाती है। खैर, यह सब हुआ, लेकिन इन कलिकाल के धन्वंतरी ने यह कागज भेजा किस प्रकार, सो तो सुनो। डाक से भेजा है? इस प्रश्न का किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तब उसने दयाल की तरफ देखकर कहा, आप तो अब तक खूब लेक्चर झाड़ रहे थे, सीढ़ियों से ही सुनाई पड़ रहा था। पूछता हूँ, आप कुछ जानते हैं? इस जमींदारी सरिश्ते में जब से विलास बिहारी के अधीन काम करना शुरू किया है, दयाल मन ही मन उससे बाघ के समान डरते हैं। इसके सिवाय कालीपत के मुंह से सुनने को भी कुछ बाकी नहीं रहा था। इसलिए उसके प्रिस्क्रिप्शन हाथ में ले लेने के समय से ही उनका हृदय बांस के पत्ते के समान कांप रहा था। अब प्रश्न सुनकर मुंह के भीतर उनकी जीभ ऐसी पकड़ गई कि कोई बात बाहर नहीं निकली। विलास ने कुछ देर ठहर कर डांट कर कहा, एकदम भीगी बिल्ली बन गए। मैं पूछता हूँ, जानते हैं कुछ? चाकरी जाने का भय भाराक्रांत दरिद्र को कितना ओछा बना डालता है, यह देखकर क्लेश का अनुभव होता है। दयाल चौंक उठे और अस्फुट स्वर से बोले, जी हाँ, मैं ही लाया हूँ। आहा, यही तो जान पड़ता है। कहाँ पा गए उसे? दयाल ने तब रुक रुक कर किसी प्रकार मामले का ब्यौरा सुना दिया। विलास ने स्तब्ध भाव से कुछ क्षण बैठे रहकर कहा, पिछले वर्ष का हिसाब पूरा करने को कहा था, वह पूरा हो गया? दयाल ने विवर्ण मुंह से कहा, जी, 2 दिन के भीतर ही पूरा कर डालूंगा। हुआ क्यों नहीं? घर में बड़ी विपत्ति थी, रसोई बनानी पड़ती थी, आ ही नहीं सका। प्रत्युत्तर में विलास ने कुत्सित कटुकंठ से दयाल की रुक रुक कर कहने की नकल करते हुए हाथ हिलाकर कहा, आ ही नहीं सका? तब और क्या, मुझे आपने राजा बना दिया है। फिर तीव्र स्वर से कहा, मैंने तभी पिताजी से कहा था, इन सब बूढ़े आदमियों से मेरा काम नहीं चलेगा। इतनी देर के बाद विजया ने मुंह फिराकर देखा। उसके मुंह का भाव प्रशांत गंभीर था, लेकिन दोनों आंखों से मानो आग निकल रही थी। उसने धीमे कठिन कंठ से कहा, दयाल बाबू को यहाँ किसने बुलाया है जानते हैं? आपके पिताजी ने नहीं, मैंने। विलास रुक गया। विजया का इस प्रकार का कंठ उसने और कभी नहीं सुना था। इस प्रकार की आंखों की दृष्टि भी और कभी नहीं देखी थी। लेकिन झुकने वाला व्यक्ति वह नहीं था, इसलिए उसने केवल पल भर स्थिर रहकर जवाब दिया, किसी ने भी बुलाया, मुझे यह जानने की जरूरत नहीं। मैं काम चाहता हूँ, काम से मेरा संबंध है। विजया ने कहा, लेकिन जिनके घर विपत्ति है वे किस प्रकार काम करने आए? विलास उद्धत भाव से बोला, इस तरह तो सभी विपत्ति की दुहाई दे सकते हैं, लेकिन दुहाई सुनने से मेरा काम नहीं चलता। मैंने जरूरी काम समाप्त कर रखने का हुक्म दिया था, सो क्यों नहीं हुआ उसकी कैफियत चाहता हूँ, विपत्ति की खबर नहीं जानना चाहता। विजया के ओष्ठाधार कांपने लगे। उसने कहा, सभी लोग झूठी विपत्ति की दुहाई नहीं देते, कम से कम मंदिर का आचार्य नहीं देगा, सो जाने दीजिए। लेकिन मैं आपसे ही पूछती हूँ, जब आप जानते हैं कि आवश्यक कार्य होना ही चाहिए,
तब आपने ही उसे क्यों पूरा करके नहीं रखा? आपने क्यों 4 दिन काम में गैर हाजिरी की? कौन सी विपत्ति में पड़ गए थे आप? सुनूं? विलास ने विस्मय से प्रायः हतबुद्धि होकर कहा, मैं खुद खाता पूरा करके रखूं? मैंने क्यों गैर हाजिरी की? विजया ने कहा, हाँ यही, महीने महीने 200 रुपए वेतन आप लेते हैं। वे रुपए तो मैं आपको खाली यूं ही नहीं देती, काम करने के लिए ही देती हूँ। विलास ने मशीन के पुतले की तरह सिर्फ इतना ही कहा, मैं नौकर हूँ, मैं तुम्हारा अमला हूँ। असह्य क्रोध से विजया का हिताहित ज्ञान प्रायः लुप्त हो गया था। उसने अधिक तीव्र कंठ से उत्तर दिया, काम करने के लिए जिसे वेतन दिया जाता है उसे इसके सिवा और क्या कहते हैं? आपके असंख्य उत्पात में निशब्द सहती आ रही हूँ, लेकिन मैंने जितना ही सहन किया है, अन्याय और उपद्रव उतना ही बढ़ता गया है। जाइए, नीचे जाइए। मालिक नौकर के संबंध के सिवा आज से आपके साथ मेरा और कोई संबंध नहीं रहेगा। जिस नियम से मेरे दूसरे कर्मचारी काम करते हैं, ठीक उसी नियम से काम कर सकिए तो कीजिए, नहीं तो आपको मैंने जवाब दिया। अब मेरी कचहरी में घुसने की चेष्टा मत कीजिएगा। विलास उछल पड़ा और दाहिने हाथ की तर्जनी कांपता हुआ चिल्लाकर बोला, तुम्हारा इतना दुस्साहस? विजया ने कहा, दुस्साहस मेरा नहीं आपका है। मेरी स्टेट में ही नौकरी कीजिएगा और मेरे ही ऊपर अत्याचार कीजिएगा। मुझे तुम कहने का अधिकार आपको किसने दिया है? मेरे नौकर को मेरे ही मकान में जवाब देने का, मेरे अतिथि का मेरी आंखों के सामने अपमान करने का साहस आपको कहां से हुआ? विलास क्रोध से प्रायः पागल होकर अपने चीत्कार भर से घर भर को कपाकर बोला, अतिथि के बाप का पुण्य था जो उस दिन उसके शरीर पर मैंने हाथ नहीं लगाया और उसका हाथ नहीं तोड़ दिया। निर्लज्ज, बदमाश, चोर, लोफर कहीं का। अब यदि उसे कहीं देख भी पाऊं तो? चीत्कार की आवाज से डरकर गोपाल कन्हैया सिंह को बुला लाया। दरवाजे पर उसका चेहरा देखते ही विजया ने लज्जित होकर अपना कंठस्वर संयत और स्वाभाविक कर लिया और कहा, आप जानते नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह आपका ही बहुत बड़ा सौभाग्य है जो उनके शरीर पर हाथ लगाने का साहस आपने नहीं किया। वे उच्च शिक्षित बड़े डॉक्टर हैं। उस दिन उनके शरीर पर हाथ लगाने पर भी शायद वे एक बीमार नारी के कमरे के भीतर विवाद न करते और सहन करके ही चले जाते। लेकिन मेरे इस उपदेश की भूलकर भी अवहेलना मत कीजिएगा कि भविष्य में उनके शरीर पर हाथ लगाने का शौक यदि आपको हो तो या तो पीछे से लगाइएगा, नहीं तो फिर अपने जैसे और भी 5-7 व्यक्तियों को साथ लेकर तब सामने से लगाइएगा। लेकिन बहुत हो हल्ला हो चुका, अब रहने दीजिए। नीचे से नौकर चाकर दरबान तक डरकर ऊपर चढ़ाए हैं। जाइए, नीचे जाइए। कहकर वह उत्तर की प्रतीक्षा तक किए बिना बगल के दरवाजे से दूसरे कमरे में चली गई। अभी आप सुन रहे थे श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक उपन्यास दत्ता, मेरी यानी अर्चना की जुबानी। आपको उनकी यह रचना कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और यह भी बताएं कि शरत जी की अन्य कौन सी रचनाएं आप सुनना चाहते हैं। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।